हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेटिस्फाइड एजुकेशन में। मैं इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को सोशल साइंस के मॉडल पेपर 1 के पीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा जो कि 2021 मैट्रिक बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। अगर दोस्तों आप भी 2021 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि तीन काठिया प्रणाली लागू हुआ था। जहाँ दोस्तों तीन काठिया प्रणाली किस पे लागू हुआ था? तो मेरा श्रमिकों पर हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है, श्रमिकों पर। ठीक है, तीन काठिया प्रणाली किस पे लागू होता है? तो श्रमिकों पर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने किया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही आंसर है, एम.एन. रॉय ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों दूसरा का सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 3 नंबर। भारत में दोस्तों पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? जी हाँ दोस्तों, पटना में घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना 1786 ईस्वी। दोस्तों याद रखिएगा, पटना में गोल घर की स्थापना कब की गई थी? याद रखिएगा 1786 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ मिलता है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ मिलता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? या पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर है, चौथे का। ठीक है, तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 5 नंबर। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो भारत की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है दोस्तों वो क्या है? तो मेरा कृषि हो जाएगा। ठीक है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों फाइनली सही आंसर है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि सिंदरी कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, सिंदरी कहाँ स्थित है? तो ये मेरा झारखंड में है। ठीक है, सिंदरी कहाँ स्थित है? तो झारखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। तो भारतीय संविधान द्वारा जो दोस्तों भाषाओं की संख्या को मान्यता दी गई है वो 22 दी गई है। ठीक है दोस्तों, याद है कि 22 भाषाओं को ही भारतीय संविधान ने माना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 8 नंबर। संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम है। तो कौन है दोस्तों? बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही आंसर है, भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 9 नंबर। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक हैं। जी हाँ दोस्तों, मानवीय पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक कौन है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो बतला सकते हो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा स्वास्थ्य सेवाएं भी, और आवास भी, और शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों भी। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा फाइनली सही आंसर है, यानी कि मानवीय पूंजी के निर्माण इनमें से सभी हैं। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास और शिक्षा एवं प्रशिक्षण। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, याद रखिए नई आर्थिक नीति में तीन तीन लोगों को सम्मिलित किया गया था। औदारणीकरण एक है दोस्तों, और एक निजीकरण है, एक वैश्वीकरण है। ठीक है, ये तीनों किस में सम्मिलित किया गया है दोस्तों? नई आर्थिक नीति में। ठीक है, यह 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रख सकते हो। ठीक है, 1995 में दोस्तों लागू हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 11 नंबर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, बारदोली आंदोलन के दौरान दिया गया था। ठीक है, बारदोली आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, यानी कि फाइनली दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो यह कोलकाता सितंबर 1920 ईस्वी में, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता। ठीक है, याद रखिएगा इन सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2021 मैट्रिक के नज़रिए से। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, देखना एकदम इसी तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा एकदम। सोशल साइंस हमारे यूट्यूब चैनल से पार्टनर बिल्कुल 40 में 40 रहेगा दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और ताकि आपको ऑल सब्जेक्ट का बेनिफिट मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, ये दास कैपिटल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही आंसर है दास कैपिटल। चलिए नेक्स्ट वन देख लीजिए क्वेश्चन, जेनेवा समझौता कब हुआ। जी हाँ दोस्तों, जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो मैं 1954 में हुआ था। याद रखिए 1954 में दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर है, जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। याद रखिएगा, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था, ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही आंसर है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 17 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों फाइनली सही आंसर है। इन सारे क्वेश्चन को आप याद करते जाइए, इसी तरह का मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नंबर 40 में 40 एकदम बिल्कुल आपको आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि BS नायपाल कौन थे। तो जहाँ दोस्तों BS नायपाल कौन थे, तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, कौन थे BS नायपाल, तो ये कौन थे, तो नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है। तो यह मार्टिन लूथर का है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर, ये किसकी उक्ति है, तो ये मार्टिन लूथर किंग की है। क्या कहा तो इसने, तो मुद्रण की दी हुई महानतम देन यह सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, मार्टिन लूथर किंग। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 20 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था दोस्तों। इन सारे क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों मेरा फाइनली सही आंसर है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो जानते होंगे दोस्तों कि पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जानते हैं, तो यह नीला ग्रह होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में भी हमारा सही आंसर होता है, तो किस कारण से होता है, तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि भांकड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, यह सतलज नदी। ठीक है दोस्तों, ये 8वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा, सतलज नदी पर भांकड़ा नांगल परियोजना स्थित है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जहाँ दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ, तो ये मेरा हाजीपुर में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों मेरा फाइनली सही आंसर है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, कहाँ है, भागलपुर में। याद रखिएगा इन सारों क्वेश्चन को दोस्तों, इसी तरह का क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में रहेगा, एकदम 100% वादा करते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। जहाँ दोस्तों भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी, तो मुंबई थाने से चला था। ठीक है दोस्तों, मुंबई से थाने तक। ठीक है, याद रखिएगा मुंबई से थाने तक। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है। जहाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है, तो मेरा उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा है, तो यह यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही आंसर, यानी कि जूट। ठीक है, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। तो चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा आता है। ठीक है, कितना, तो दूसरा आता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, दूसरा स्थान आता है भारत का चाय उत्पादन में विश्व में। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रथम पूछ रहा है, यानी कि सबसे पहले तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये मेरा डिगबोई में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा फाइनली सही आंसर है, डिगबोई में। 30 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया है, बोल रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन इसी तरह का रहेगा मैट्रिक एग्जाम में, विश्व पर्यावरण दिवस, यानी पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। ठीक, बेल्जियम। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तारे विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। तो यह मेरा
आंध्र प्रदेश, ठीक है, एपी में आंध्र प्रदेश यानी कि ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तारे विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरुआत, तो आंध्र प्रदेश। याद रहेगा, सूचना वाला पूछे दोस्तों तो वो राजस्थान मारेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन 19 में पूछा, 20 में पूछा, 21 में पूछेगा दोस्तों, देख लेना तुम। भारत में वित्तीय वर्ष किस कहा जाता है, तो कितने तारीख से कहा जाता है दोस्तों, तो ध्यान से समझिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, वित्तीय वर्ष। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2 वर्ष लगातार पूछा जा चुका है, तो इससे आप याद रखिएगा वित्तीय वर्ष, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो यह जनता को ही प्राप्त न होगा दोस्तों। आप ही सोचिए, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जनता का ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा इन सारे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 35 नंबर, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो ये 3 अंग होते हैं भारतीय लोकतंत्र के। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 36 नंबर, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में होता है, तो यह 3 सूचियों में होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये 3 सूची कौन है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से दोस्तों, क्या है इसमें 3 सूची, तो पहला है संघीय सूची, ठीक है, याद रखिएगा संघीय सूची, और दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा क्या है समवर्ती सूची। ये तीनों सूची को याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछ भी देगा एग्जाम में, संघ राज्य एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विवरण कितने सूचियों में होता है, उन्हें लिखें, ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यह राजतंत्र वहाँ है, ठीक है, नहीं दोस्तों सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्मक है, ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर लोकतांत्मक, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, तो संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। याद रखिएगा संघीय व्यवस्था में कैसी सरकार होती है, तो यह दोहरी सरकार होती है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने कैसा नारा दिया था, तो यह गरीबी हटाओ का नारा दिया था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा फाइनली सही आंसर है, गरीबी हटाओ। 40 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो यह जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, ठीक है, ये बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आयोजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो भारत में आयोजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही आंसर है, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टिक मुद्रा है, तो प्लास्टिक मुद्रा एटीएम है, ठीक है, प्लास्टिक मुद्रा कौन है दोस्तों, तो एटीएम, याद रखिएगा एटीएम प्लास्टिक का बना होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर वित्तीय पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, वित्तीय, तो वित्तीय पूछेगा तो मुंबई को मानना है, ठीक है। और एक बार ये जरूर क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिए, भारत की राजधानी किस शहर को कहा जाता है। वित्तीयों को हटा करके आपको अगर पूछ जाए भारत की राजधानी किसे कहा जाता है, तो दिल्ली को मारिएगा, ठीक है। देखना दोस्तों एग्जाम में कभी ऐसा भी होगा वित्तीयों को हटा करके दे देगा कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों, तो भारत की राजधानी किस शहर को कहा जाता है, दिल्ली को मारेगा। अगर वित्तीय पूछे दोस्तों तो आपको एकदम कन्फर्म माना है किस पे, तो मुंबई पे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही आंसर है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 15 मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ, तो भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों तो ये 1904 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा कब, 1904 ईस्वी में। और ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर प्रांतीय पूछ दे तो आप क्या करेंगे, 1904 को मत कीजिएगा। अगर भारत में सहकारिता प्रांतीय आंदोलन प्रारंभ कब हुआ, तो ये 1904 पर टिक ना कर करके 1919 को टिक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, यानी कि भारत में सहकारिता आंदोलन प्रांतीय आंदोलन 1919 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है। तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो किसे इनमें से पिछड़ा राज्य कहा जाता है, मेरा बिहार ही है, अपना खुद बिहार,
पिछड़ा राज्य में गिना जाता है। क्यों दोस्तों? तो यहाँ गरीबी है, यहाँ बाढ़ की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं दोस्तों, इसी कारण से बिहार पिछड़ा राज्य में आता है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो देखिए दोस्तों, सर्वाधिक अर्थ यानी कि गोवा बहुत विकसित है, यानी कि गोवा दोस्तों हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है। तो भूकंप केंद्र कहा जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी सोशल साइंस की तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। और चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।